अनुलाभों के अंतर्गत किराया मुक्त मकान और रियायती किराए से दिया गया मकान और मकान किराया भत्ता अर्थात आवास सुविधा से संबंधित नियमों के मूल्यांकन से संबंधित व्यवहारिक प्रश्न हल करेंगे और इसके बारे में सविस्तार नियम समझेंगे। सबसे पहले बात करें हम किराया मुक्त मकान, इसका मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं। किराया मुक्त मकान अर्थात अगर कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को पूर्णतः निशुल्क मकान की सुविधा देता है तो ऐसे मकान का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। और रियायती किराए से मकान अर्थात पूर्णतः निशुल्क नहीं दिया है बल्कि कुछ ना कुछ किराया उस कर्मचारी के वेतन में से वसूल किया जा रहा है या लिया जा रहा है, तो ऐसे मकान को हम कहते हैं कंसेशनल रेंट फ्री हाउस या रियायती किराए से दिया गया मकान। हम इन दोनों के बारे में नियम पढ़ रहे हैं। जो किराया मुक्त मकान है वो सेक्शन 17(2)(1) के तहत सभी के लिए टैक्सेबल होता है और कंसेशनल रेंट फ्री हाउस भी सेक्शन 17(2)(2) के तहत सभी के लिए कर योग्य परक्विजिट्स होता है। अगर हम इन दोनों के नियम चूंकि एक दूसरे पर आश्रित है, एक जैसे ही है, इसलिए हम सबसे पहले किराया मुक्त मकान रेंट फ्री हाउस के संबंधित नियम हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात करें कि अगर कोई कर्मचारी को नियोक्ता की ओर से कोई मकान किराया मुक्त मकान प्राप्त हो रहा है, यह मकान से तात्पर्य किसी प्रकार के मकान, फ्लैट, फार्म हाउस, होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, चलित मकान, जहाज आदि किसी भी प्रकार के मकान से है या उसमें दी गई जगह से होता है। अब किराया मुक्त मकान के मूल्यांकन की दृष्टि से हम कर्मचारियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है शासकीय कर्मचारी और दूसरा होता है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो शासकीय में कवर्ड नहीं है वो बचे हुए सब अशासकीय में आ जाएंगे। शासकीय कर्मचारी, इसके अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी या ऐसे एंटरप्राइज जिसमें किसी शासकीय अधिकारी की सेवाएं दी गई हो। अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले कि इस शासकीय कर्मचारियों में ऐसे कर्मचारी आएंगे जिनको शासन की ओर से रहने के लिए निशुल्क मकान की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, और अशासकीय कर्मचारी जो शासकीय में कवर्ड नहीं होते हैं वो अशासकीय में आएंगे। अब इसके मूल्यांकन का नियम क्या है। हम सबसे पहले किराया मुक्त मकान के मूल्यांकन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मकान जो होता है, पुनः हम देखें कि एक होता है असुसज्जित मकान और एक होता है सुसज्जित मकान। असुसज्जित मकान अर्थात केवल मकान की सुविधा दी गई है, उसके अंतर्गत फ्री फर्नीचर, डोमेस्टिक अप्लायंसेस कुछ प्रकार से नहीं दी गए हैं, तो उसको बोलते किराया केवल असुसज्जित मकान। और सुसज्जित मकान अर्थात मकान के साथ में फर्नीचर और डोमेस्टिक अप्लायंसेस की सुविधाएं भी दी गई है, जैसे टीवी, रेडियो, फ्रिज, एसी, जितने भी घरेलू उपकरण है, अगर इसके साथ में अगर मकान दिया जाता है तो उसे सुसज्जित मकान कहते हैं। हम सबसे पहले असुसज्जित मकान का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो अब शासकीय अगर जो किराया मुक्त मकान की सुविधा किसी शासकीय कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई है तो ऐसे मकान का मूल्यांकन शासकीय नियमों के अनुसार उस मकान का क्या मूल्य निर्धारित होता है, उसी मूल्यांकन उस मकान का होगा। अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए गुरमीत जी को मान लीजिए मुंबई में कोई किराया मुक्त मकान की सुविधा दी गई है और शासन के नियमों के तहत ऐसे मकान का वार्षिक किराया मान लीजिए 11,000 रुपए होता है, तो 11,000 रुपए ही उस मकान का मूल्यांकन माना जाएगा। और अशासकीय कर्मचारियों के तहत हमें देखना है कि मकान नियोक्ता के स्वामित्व का है या उसने किराए पर या लीज पर लेकर दिया गया है। अगर अशासकीय कर्मचारी को मकान नियोक्ता के स्वामित्व का दिया गया है तो ऐसे मकान का मूल्यांकन उस जगह के जनसंख्या के आधार पर होता है। लेकिन अगर
अशासकीय कर्मचारी को जो मकान दिया गया है वह नियोक्ता के स्वामित्व का न होकर नियोक्ता ने उसे किराए पर या लीज पर लिया है और फिर उसे कर्मचारी को किराया मुक्त मकान के रूप में अगर सुविधा दी गई है तो ऐसे मूल्यांकन अलग होगा। हमने शासकीय कर्मचारी के बारे में मूल्यांकन के नियम पढ़ लिए कि ऐसे मकान का मूल्यांकन वही होगा जो शासकीय नियमों के अनुसार उस मकान का मूल्य निर्धारित होता है। अशासकीय कर्मचारी में हम सबसे पहले कैटेगरी ले रहे हैं कि जो मकान कर्मचारी को दिया गया है अगर वह मकान कर्मचारी के स्वयं के नियोक्ता के स्वामित्व का है तो हमें उस जगह की जनसंख्या के आधार पर उस मकान का मूल्यांकन होगा। अगर जिस स्थान पर यह मकान दिया गया है उस स्थान की जनसंख्या 10 लाख तक है तो ऐसे जगह के मकान का मूल्यांकन वेतन का 7.5% माना जाएगा, अर्थात 7.5% ऑफ सैलरी विल बी द वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। लेकिन अगर उस जगह की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा किंतु 25 लाख तक की हो तो 10% ऑफ सैलरी विल बी द वैल्यूएशन ऑफ अ हाउस, अर्थात वेतन का 10% उस मकान का असुसज्जित मकान का मूल्यांकन माना जाएगा। लेकिन अगर जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा हो तो वेतन का 15% उस मकान का मूल्यांकन माना जाएगा। ये तो हुआ अनफर्निश्ड हाउस का मूल्यांकन। अगर ऐसे मकान के साथ अगर हम पहले भी अनफर्निश्ड के बारे में बात कर ले, अगर हम दूसरे कैटेगरी पर आए कि अगर जो मकान दिया गया है वह नियोक्ता के स्वामित्व का न होकर अगर किराए से लेकर दिया गया है तो ऐसी दशा में जनसंख्या के आधार पर उस मकान का मूल्यांकन नहीं होता है, बल्कि जो किराया मकान मालिक द्वारा दिया जा रहा है रेंट पेड या वेतन का 15%, इन दोनों में से जो भी कम मूल्य होगा वही उस मकान का मूल्यांकन माना जाएगा। और यह पूरे मूल्यांकन एक असुसज्जित मकान का मूल्यांकन आएगा, भले वो शासकीय हो या अशासकीय हो। असुसज्जित मकान में के मूल्यांकन में अगर हम जो भी अगर सुसज्जित मकान का आशय है हमारा कि अगर हमने उस मकान के साथ में अगर टीवी, रेडियो, फ्रिज, फर्नीचर, एसी, अगर ऐसे डोमेस्टिक अप्लायंसेस की सुविधा दी है तो ऐसे मकान को हम सुसज्जित मकान बोलते हैं। अब अगर ये सब डोमेस्टिक अप्लायंसेस नियोक्ता ने अपने स्वयं के स्वामित्व के अगर दिए गए हैं तो ऐसे फर्नीचर की कॉस्ट का 10% या अप्लायंसेस की कॉस्ट का 10% जो है वो अगर इस अनफर्निश्ड हाउस में अगर हम जोड़ देंगे तो ये सुसज्जित मकान का मूल्यांकन तय हो जाएगा। लेकिन अगर ये डोमेस्टिक अप्लायंसेस अर्थात ये जो फर्नीचर है, टीवी, रेडियो, फ्रिज, फर्नीचर वगैरह जो दिया गया है, अगर ये मकान मालिक के स्वयं का स्वामित्व का ना होकर उसने किराए से अगर इसको लिया है तो वास्तव में मकान मालिक के द्वारा या नियोक्ता के द्वारा इस सुविधा का जो किराया दिया जा रहा है अर्थात ऐसे फर्नीचर का जो किराया किसी थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है वही किराया यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। अर्थात असुसज्जित मकान में अगर हम फर्नीचर की कॉस्ट का अगर 10% जोड़ दे अगर फर्नीचर नियोक्ता के स्वामित्व का हो, लेकिन अगर नियोक्ता के स्वामित्व का फर्नीचर नहीं हो तो ऐसे फर्नीचर का किराया जो कि नियोक्ता द्वारा चुकाया जा रहा है इसको जोड़कर जो मूल्य आएगा वही सेक्शन 17(2)(1) के तहत किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन माना जाएगा। अगर हम यहाँ पर इससे संबंधित अगर कोई एक आधे क्वेश्चन करे, देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक मिस्टर शर्मा है जिनको एक किराया मुक्त मकान की सुविधा दी गई है अपने नियोक्ता की ओर से। इन्हें नियोक्ता की ओर से मूल वेतन 15,000 रुपए प्रति माह का प्राप्त हो रहा है, 20% डीए प्राप्त हो रहा है। डीए के आगे कहीं कोई सूचना नहीं दी है कि यह सेवा शर्तों के अधीन है अथवा नहीं है, इसलिए अगर सवाल में डीए के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाती है तो हम मानते हैं कि वह सेवा शर्तों के अधीन प्रदान नहीं किया जा रहा है। एनुअल कमीशन, वार्षिक कमीशन 25,000 रुपए प्राप्त हो रहा है और 2 महीने के वेतन के बराबर उसे बोनस प्राप्त हो रहा है। और
इसे मिस्टर शर्मा को अपने नियोक्ता ने अपने स्वयं के स्वामित्व का मकान 3 कंडीशन दी है। अगर मुंबई में प्रदान किया गया है और ऐसे मकान का उचित किराया 10,000 रुपए प्रति माह हो तो उस मकान का मूल्यांकन क्या होगा। अगर यह मकान स्वयं नियोक्ता के स्वामित्व का हो और अगर इंदौर में दिया गया है जहां की जनसंख्या 23 लाख है तो और वहां का जो उचित किराया है 8,000 रुपए प्रति माह तो उस मकान का मूल्यांकन क्या होगा। और अगर ऐसा मकान बुरहानपुर में जहां की जनसंख्या मात्र 3 लाख है और ऐसी जगह का वास्तविक किराया 3,000 रुपए प्रति माह तो उसका मूल्यांकन क्या होगा। अब हमें देखें कि हमें किराया मुक्त मकान की मूल्यांकन करना है। यहाँ पर फर्नीचर वगैरह नहीं दिया गया है तो असुसज्जित मकान का मूल्यांकन ही हम निकालेंगे। हमें यहाँ पर ये चीज देखना है कि सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या होगा। किराया मुक्त मकान के मूल्यांकन के लिए सैलरी से आशय होता है मूल वेतन प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता अगर सेवा शर्तों के अधीन हो तो ही शामिल होगा, अन्यथा यह शामिल नहीं होगा। प्लस सभी प्रकार के भत्ते का कर योग्य भाग। अगर भत्ता टैक्सेबल है तो टैक्सेबल पोर्शन जो आ रहा है अर्थात जो भी भत्ता प्राप्त हो रहा है उसमें से किराया मुक्त जो भी है, जो भी टैक्स फ्री है उसको हम घटा दे, जो टैक्सेबल पोर्शन आ रहा है उसे ही हम वेतन के अंतर्गत शामिल करेंगे। अर्थात मकान के मूल्यांकन के लिए वेतन से आशय होता है मूल वेतन, डियरनेस अलाउंस अगर सेवा शर्तों के अधीन हो, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। अगर हम इसे शॉर्ट में समझे कि नगद में मिलने वाला प्रत्येक वेतन यहां पर मकान के मूल्यांकन के लिए वेतन से आशय में शामिल होगा, लेकिन डियरनेस अलाउंस नगद होते हुए भी तभी शामिल होगा जब वह सेवा शर्तों के अधीन हो। अब हम इस सवाल पर आ जाए कि मिस्टर शर्मा को यहाँ पे मूल वेतन 15,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है अर्थात सालाना वेतन हो गया 1,80,000 रुपए। डियरनेस अलाउंस 20% प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन नहीं दे के रखी है इसलिए हम इसे सेवा शर्तों के अधीन नहीं मानेंगे, इसलिए यह सैलरी की गणना में शामिल नहीं होगा। वार्षिक कमीशन नगद प्राप्त होता है इसलिए मकान के मूल्यांकन में कमीशन को हम शामिल करेंगे। और बोनस 2 महीने के वेतन के बराबर प्राप्त होता है। 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए महीना है तो 2 महीने का हो जाएगा 30,000 रुपए। तो 1,80,000 और 25,000 2,05,000 और 30,000 2,35,000 यहाँ पर वेतन से आशय होगा। अब ये तीनों कंडीशन में अगर हम सबसे पहली कंडीशन देखें कि उसे मकान कहां पर प्रोवाइड किया गया है, मुंबई में दिया गया है और मकान का स्वामी कौन है, नियोक्ता स्वयं है, तो हमें उसकी पॉपुलेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। मुंबई की पॉपुलेशन हमको नहीं दी है लेकिन हमें पता है मुंबई में 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर 25 लाख से अगर ज्यादा पॉपुलेशन हो तो और मकान नियोक्ता के स्वामित्व का है तो 15% ऑफ सैलरी विल बी द वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अतः अगर इस पहली कंडीशन में मुंबई में अगर उसे मकान किराया मुक्त मकान दिया गया है तो यहाँ पर 35,250 रुपए किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन माना जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस विल बी 35,250 क्योंकि ये 2,35,000 रुपए तनख्वाह है, इसका 15% होता है 35,250 रुपए। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन अगर मुंबई में ना अगर होते हुए अगर इंदौर में अगर किराया मुक्त मकान दिया जाता तो और वहां पर लिया हुआ है कि इंदौर की पॉपुलेशन 23 लाख है तो हमने देखा था कि मकान नियोक्ता के स्वामित्व का हो, पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा किंतु 25 लाख तक हो तो हमें 10% ऑफ सैलरी विल बी द वैल्यूएशन ऑफ हाउस। उस कंडीशन में अगर इंदौर में अगर एक किराया मुक्त मकान दिया जाता तो वहां पर किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन इस वेतन का 10% अर्थात 23,500 रुपया माना जाता। और तीसरी कंडीशन
अगर ये किराया मुक्त मकान बुरहानपुर जैसी जगह में जहां की पॉपुलेशन 3 लाख है अगर दिया जाता तो उस दशा में 7.5% ऑफ सैलरी अर्थात 17,625 रुपया उस मकान का मूल्यांकन माना जाता। तो सीधा सा गणित है, अगर हम कहे कि अगर किराया मुक्त मकान अगर किसी कर्मचारी को दिया गया है तो हमें सबसे पहले देखना है कि कर्मचारी शासकीय है कि अशासकीय है। अगर शासकीय है तो सबसे सिंपल काम, ऐसे मकान का मूल्यांकन शासकीय नियमों के अनुसार जो भी निर्धारित होता है वही उस मकान का मूल्यांकन मान लिया जाएगा, उसके उचित किराए पर और बाकी कोई चीजों के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर कर्मचारी अशासकीय है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो मकान दिया गया है वो नियोक्ता के स्वयं के स्वामित्व का है अथवा किराए से दिया गया है। अगर स्वयं के स्वामित्व का मकान देते हैं तो उस दशा में पॉपुलेशन के आधार पर मकान का मूल्यांकन होगा। लेकिन अगर मकान स्वयं नियोक्ता के स्वामित्व का नहीं है तो उस दशा में रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, जो मकान जो नियोक्ता ने जो किराया चुका है वह या वेतन का 15%, इन दोनों में से जो भी मूल्य कम आएगा वही उस मकान का मूल्यांकन माना जाएगा। और यह जो मूल्य आ रहा है ये सब असुसज्जित मकान का रहा है। और यहाँ प्रतिशत हमने लिया हुआ है सैलरी का, तो यहाँ सैलरी से आशय होता है नगद में प्राप्त होने वाले समस्त वेतन के भाग से। लेकिन डियरनेस अलाउंस नगद में प्राप्त होने के बावजूद तभी जुड़ेगा जब वह केवल सेवा शर्तों के अधीन दिया जा रहा हो। अब अगर हम सेक्शन 17(2) की बात करें, अर्थात कंसेशनल रेंट फ्री हाउस या रियायती किराए से दिया गया मकान, रियायती से मतलब होता है कि पूर्णतः निःशुल्क न देते हुए उस कर्मचारी से उस मकान का कुछ भाग वसूल किया जा रहा है या कुछ ना कुछ किराया उस कर्मचारी से वसूल किया जा रहा है। तो हमने जो किराया मुक्त मकान का जो भी मूल्यांकन आया है हमारा, उस मूल्यांकन में से हमने कर्मचारी से जो भी किराया वसूल किया है ऐसे मकान का, अगर हम वो घटा देंगे तो यह मूल्यांकन जो है वह कंसेशनल रेंट फ्री हाउस का मूल्यांकन माना जाएगा। सिंपल सी बात है, इन तीनों कंडीशन में जैसे भी कंडीशन हो हमने क्या करना है, जो नियोक्ता ने कर्मचारी के वेतन से जो भी हिस्सा काटा है उस मकान का, उसमें से हम उसे किराया मुक्त मकान के मूल्य में से उसे हम घटा देंगे तो रियायती किराए से दिए गए मकान का मूल्यांकन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हमें कुछ और विशेष सुविधाओं का ध्यान देना है। सबसे पहले, अगर यह सुविधा किराया मुक्त मकान की सुविधा, मैंने कहा था कि इसके अंदर होटल वगैरह भी शामिल होता है, अगर ये सुविधा होटल में दी गई है तो यह टैक्स फ्री होगी अगर ऐसी सुविधा 15 दिन या उससे कम रही है, या ऐसी सुविधा हस्तांतरण की वजह से अगर दी गई है तो ऐसी सुविधा कर से मुक्त होगी। लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा रह रही है तो इसमें मूल्यांकन के नियम होते हैं कि हमने होटल को जो भी वास्तविक किराया दिया गया है वह किराया अथवा वेतन का, मतलब जिस अवधि में वह होटल में रुका है उस अवधि के वेतन का 24%, इन दोनों में से जो भी हिस्सा कमाएगा वह उस मकान का मूल्यांकन माना जाएगा। एवं के हिसाब से हमारा ज्यादा इस पे फोकस नहीं रहेगा क्योंकि एवं में इतने कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी नियम है इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक्चुअल रेंट पेड टू द होटल या 24% ऑफ सैलरी whichever is less will be the valuation of that valuation of that house या फैसिलिटी। अब एक इसमें और सुविधा, एक और सिचुएशन आ सकती है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर होने से पहले जिस स्थान पर वह नियत था, पोस्टेड था, उस जगह पर भी उसे अपने नियोक्ता की ओर से किराया मुक्त मकान मिला हुआ है और नई जगह पर जहां पर उसका ट्रांसफर हुआ है वहां पर भी उसे इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई है, अर्थात दोनों जगह उसे किराया मुक्त मकान की सुविधा प्राप्त हो रही है। और अगर ऐसी सुविधा 90 दिन या उससे कम रहे, ऐसी सुविधा 90 दिन या उससे कम अर्थात 3 महीने या उससे कम की अवधि के लिए प्राप्त हुई है, तो इन दोनों में से किसी एक जगह का मूल्यांकन जो भी ऑब्वियसली कम आएगा
क्योंकि कम जो मूल्यांकन आएगा उसके ऊपर कर्मचारी को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो इन दोनों सुविधा में से जो भी सुविधा का मूल्यांकन, जो भी जिस भी मकान का मूल्यांकन कम आएगा वही उस किराए मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी सुविधा अर्थात दोनों जगह पर आवास सुविधा 90 दिन या उससे ज्यादा रहती है तो फिर दोनों जगह का मूल्यांकन करके हम उसके वेतन में शामिल कर लेंगे। अब इसमें एक और विशेष प्रावधान जो कि हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि अगर किराए मुक्त मकान जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, संसदीय अधिकारियों को, मंत्रियों को अथवा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता को अगर ऐसी आवास, निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाती है तो यह सुविधा इनके लिए पूर्णतः कर से मुक्त होती है। और अगर यह आवास की सुविधा रिमोट एरियाज में अर्थात दूरगामी क्षेत्र में अगर दी गई है, दूरगामी क्षेत्र से यहाँ पर आशा है कि जो ऐसी जगह जो शहर से कम 40 किलोमीटर दूर है और जहाँ की जनसंख्या 20,000 से कम है या उससे 20,000 तक है, उससे ज्यादा नहीं है, ऐसे क्षेत्रों को हम दूरस्थ क्षेत्र बोलते हैं। और ऐसी जगह पर अगर कर्मचारी को आवास की सुविधा दी गई है तो यह सुविधा कर से मुक्त होगी। अगर यह आवास सुविधा खनन या तेल निकालने के स्थल पर अर्थात जहां पर तेल का, ऑयल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, अगर ऐसी जगह पर ऐसी सुविधा दी गई है तो यह सुविधा कर्मचारी के लिए कर से मुक्त होगी। तो ये तो बात हुई हमारे किराए मुक्त मकान और रियायती किराए से दिए गए मकान। हमें वेतन से संबंधित प्रश्न हल करने में किराए मुक्त मकान और मकान किराया भत्ता में अंतर जानना बहुत जरूरी है। मकान किराया भत्ता नकद में प्राप्त होता है और मकान किराया भत्ते के नियम, मैंने कहा था कि वैल्यूएशन के नियम हम जब आगे वाले लेक्चर में देखेंगे तब आवास सुविधा के साथ में हम यहाँ पर मकान किराया भत्ते के बारे में भी हम देख लेते हैं। मकान किराया भत्ता अगर कर्मचारी को नगद में प्राप्त होता है तो यह भत्ता अगर कर्मचारी अपने स्वयं के मकान में, अगर मकान किराया भत्ता प्राप्त होने के बावजूद अगर वो अपने स्वयं के मकान में रहता है या ऐसे किसी मकान में रहता है जहां पर उसे कोई किसी प्रकार का किराया नहीं देना पड़ता है तो ऐसा भत्ता कर्मचारी के लिए पूर्णतः कर योग्य हो जाएगा। लेकिन कर्मचारी को मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है और कर्मचारी किराए से मकान में रहता है तो 3 मूल्यों में से जो भी मूल्य कम आएगा वह कर से मुक्त होकर शेष हिस्सा वेतन से आय में शामिल कर लिया जाएगा। इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? अगर कर्मचारी को मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ है तो हम उसको यहाँ पर इनर कॉलम में लिख देंगे और इसमें से हम 3 चीजों के कंपैरिजन करेंगे। एक तो वास्तव में जो एचआरए उसको प्राप्त हो रहा है, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, कर्मचारी को एक्चुअल एचआरए जो प्राप्त हो रहा है वह, या दूसरे केस में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ऐसे मकान का जो कर्मचारी किराया चुका रहा है क्योंकि वो किराए के मकान में रह रहा है तो किराया कर्मचारी द्वारा जो चुकाया जा रहा है उसमें से वेतन का 10% हिस्सा कम करने पर जो भी मूल्य आएगा उसको हम बाहर लिख लेंगे। और तीसरे में अगर मकान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई अर्थात मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है तो 50% ऑफ सैलरी हम लेंगे और अगर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बजाय अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो, सामान्य शहरों में हो तो 40% ऑफ सैलरी हम ले लेंगे। और इन तीनों में से जो भी मूल्य कम आएगा वह कर से मुक्त हो जाएगा वास्तविक प्राप्त किराया भत्ते में से। तो मकान किराया भत्ते में से इन तीनों में से जो भी मूल्य कम हो जाएगा उससे बाहर इसमें से माइनस करने के बाद जो शेष हिस्सा रहेगा वह हम ग्रॉस सैलरी के मूल्यांकन में शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि सैलरी का मीनिंग, वेतन शीर्षक के तहत सैलरी वर्ड जहां जा रहा है प्रत्येक जगह पर सैलरी का अलग अलग मीनिंग है। एचआरए के लिए अर्थात कि मकान किराया भत्ते के लिए सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अर्थात महंगाई भत्ता अगर सेवा शर्तों के अंतर्गत दिया जा रहा है तो, प्लस विक्रय पर आधारित निश्चित प्रतिशत कमीशन। इन 3 चीजों के योग से ही आशय सैलरी होता है।
फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एचआरए। यहां पर मैंने कहा वेतन से आशय है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स। इन तीनों का योग ही यहाँ पर वेतन माना जाएगा। इन तीनों में से कंपैरिजन करने के बाद में जो भी कम अमाउंट आएगा उसे हम एक्चुअल मकान किराया भत्ता जो प्राप्त हो रहा है कर्मचारी को उसमें से माइनस करने के बाद जो शेष राशि रहेगी वह ग्रॉस सैलरी में जोड़ेंगे। इसको समझाने के लिए भी हमने यहाँ पर एक सवाल लिया हुआ है। मान लीजिए कर्मचारी जिसका कि मूल वेतन है 38,000 रुपए प्रति माह, डियरनेस अलाउंस उसे 30% प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर सूचना देके रखिए कि इसका आधा जो है डियरनेस अलाउंस का आधा भाग जो है सेवा शर्तों के अधीन है और आधा भाग सेवा शर्तों के अधीन नहीं है। अर्थात जो 30% डियरनेस अलाउंस मिल रहा है उसमें से आधा भाग अर्थात 15% सेवा शर्तों के अधीन है और 15% सेवा शर्तों के अधीन नहीं है। बोनस उसे वर्ष भर का 50,000 रुपए प्राप्त हो रहा है। कमीशन विक्रय जो उसका विक्रय की राशि है 20 लाख रुपए, उस पर 2% की दर से उसको नियत है। और एचआरए उससे जो प्राप्त हो रहा है अर्थात मकान किराया भत्ता 6,000 रुपए प्रति माह प्राप्त हो रहा है। तो इस सवाल को आपको 3 कंडीशन देके रखी है कि अगर कर्मचारी उज्जैन में रहता है और उज्जैन में उस मकान जो किराए से उसने मकान लिया है उसका किराया 8,000 रुपए प्रति माह हो तो उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा। अगर वह मुंबई में रहता है और मुंबई में रहने का किराया अगर मान लीजिए 20,000 रुपया महीना है तो उसके लिए टैक्सेबल पोर्शन क्या हो जाएगा। और तीसरा हिस्सा अगर बुरहानपुर में रहता है और बुरहानपुर में किराए के मकान में न रहते हुए अगर वह स्वयं के मकान में रहता है तो उसके लिए टैक्सेबल पोर्शन कितना हो जाएगा। तो हम देखते हैं एक एक कंडीशन उठाते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले वेतन का मतलब निकाल ले। वेतन से आशय होता है एचआरए के पर्पस के लिए बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स। अब देखिए बेसिक सैलरी से 38,000 रुपए प्राप्त हो रही है तो सालाना कितनी हो जाएगी 4,56,000 रुपए। डियरनेस अलाउंस 30% है लेकिन 15% ही सेवा शर्तों के अधीन है तो 4,56,000 का 15% 68,400 रुपए होगा, वो हम निकाल लिया। और कमीशन चूंकि ये विक्रय पर आधारित है इसलिए हम यहाँ पर जोड़ेंगे। 20 लाख का 2% 40,000 रुपए होता है तो कुल वेतन यहाँ पर होता है 5,64,400 रुपए। अब हम पहला कंडीशन देखें, अगर कर्मचारी कहाँ रह रहा है उज्जैन में रह रहा है और उसे किराया देना पड़ रहा है मकान का वो 8,000 रुपए प्रति माह हो तो उसके लिए कितना हिस्सा कर योग्य होगा। तो हम देख ले सबसे पहले कि एचआरए उसे कितना प्राप्त हो रहा है 6,000 रुपए प्रति माह। तो 6,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से सालाना कितना हो जाएगा 72,000 रुपए। अब उसे 3 चीजों में कंपैरिजन करना है। सबसे पहले एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड वो राशि कितनी आ रही है 72,000 रुपए। दूसरे में उसे तुलना करना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। उज्जैन में उसे किराया कितना देना पड़ रहा है 8,000 रुपए प्रति माह तो 12 96,000 रुपए किराया चुका रहा है और वेतन का 10% हमने निकाला है 56,440। 5,64,400 था तो इसका 10% कितना हो जाएगा 56,440 रुपया। तो यहां पर आ जाएगा ये 39,560 रुपया। 96,000 में से अगर इसको घटाए तो हो जाएगा 39,560 रुपए। और जगह कहां पर लिया उसने मकान उज्जैन में रहता है, उज्जैन में ही सैलरी है और उज्जैन में उसने मकान लिया है 8,000 रुपए प्रति माह से। तो उज्जैन दिल्ली मुंबई कलकत्ता और चेन्नई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं आता है इसलिए ऐसी जगह पर 40% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी 5,64,400 का वो कितना जाएगा सामान्य शहर है तो 2,25,760 रुपए। अब आप देखिए इन तीनों में कंपैरिजन कीजिए 72,000, 39,000 और 2,25,000। इनमें से सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है 39,560 रुपए। उसे हम वास्तविक 72,000 रुपए में से माइनस कर दीजिए तो हमें जो करयोग्य हिस्सा होता है वो 32,440 रुपए होता है जो कि हम ग्रॉस सैलरी के मूल्यांकन में हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से इसका प्रोसेस होगा। अब हम अगर दूसरा कंडीशन देखें
कि अगर उसे मकान कहाँ पर उसने लिया है, मकान कर्मचारी कहाँ पर कार्यरत है, मुंबई में, और उसने मुंबई में मकान किराए से लिया है और किराया कितना है, 20,000 रुपए प्रति माह है। तो चेंजेस कहाँ पर होगा, उसे मकान किराया भत्ता मिल रहा है 72,000, वास्तविक में किराया भत्ता मिल रहा है 72,000। रेंट पेड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो उसे 20,000 रुपए प्रति माह देना पड़ रहा है, तो 20,000 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 12×2 = 2,40,000। उसमें से वेतन का 10% 56,440 अगर हम जाएगा तो कितना आएगा, 1,83,560 रुपया। ठीक है, इसको हम मिटा दें। तीसरी कंडीशन, चूंकि उसने मुंबई में लिया है तो यहां पर आप कौन सा आ जाएगा, 50% ऑफ सैलरी, और 50% ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा, 2,82,200 रुपया। अब बताएं तीनों में से कौन सा अमाउंट कम है, 72,000, 1,83,560 और 2,82, तो ऑब्वियसली 72,000 ही कम है। तो 72,000 उसे मकान किराया भत्ता प्राप्त हो रहा है और 72,000 रुपए ही सबसे छोटा अमाउंट आ रहा है। तो 72,000 में से 72,000 घटाने पर यहाँ पर ग्रॉस सैलरी में कोई भी हिस्सा कर योग्य नहीं होगा। हम क्या कर लेंगे, वेतन से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें केवल एचआरए के इसमें लिख देंगे हम 0 अमाउंट। तीसरी कंडीशन, अगर वह बुरहानपुर में रहता है और बुरहानपुर में अपने स्वयं के मकान में रहता है, किराए के मकान में नहीं रहता है, तो मकान किराया भत्ता 72,000 रुपए जो प्राप्त हो रहा है वो पूर्णतः कर योग्य हो जाएगा, अर्थात कुछ भी राशि उसे कर से मुक्त नहीं होगी। तो ये हमने देखे आवास संबंधी सुविधा के कुछ व्यक्तिगत व्यवहारिक प्रश्न हमने देखे हैं। अब नेक्स्ट में हम कुछ बचे हुए परक्विजिट्स का विद्यागम के नियम देखेंगे। थैंक यू।